नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन उड़ान में। आज हम क्लास 8 विज्ञान पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 2 अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास एक ऐसी भी दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती है? सोचिए, अगर आपकी आंखों में एक ऐसा सुपर पावर आ जाए और हवा में उड़ते, पानी में तैरते करोड़ों छोटे छोटे जीव आपको अचानक दिखने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? आज हम क्लास 8 विज्ञान का बहुत ही मजेदार चैप्टर अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे तो पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस अदृश्य दुनिया के मास्टर बन जाएंगे। तो जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक से, जिसमें हम प्रस्तावना और अदृश्य संसार की खोज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारी आंखों की एक सीमित साइज से छोटी चीजों को नहीं देख सकते। सदियों पहले लोगों ने एक कमाल की खोज की। उन्होंने देखा कि कांच का एक मुड़ा हुआ, यानी कि वक्रित्व टुकड़ा छोटी चीजों को बड़ा दिखा सकता है। यह टुकड़ा कैसा था? हमारी रसोई में मिलने वाले मसूर की दाल जैसा, जो बीच से तो मोटा होता है और किनारे से क्या होता है, पतला होता है। इसी वजह से इसे लेंस कहा गया। समय के साथ साथ इन लेंसों में और अच्छा बनाया गया, सुधार किया गया और आखिरकार आविष्कार हुआ सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का, जिसने इस जादुई संसार के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। इसी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम इन सूक्ष्म जीवों को देख पाते हैं। सेकेंड हम टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। देखिए, आप एक स्क्रीन पर देख सकते हैं माइक्रोग्राफिया बुक। इस बुक को किसने लिखा था? रॉबर्ट हुक ने। इसी में सबसे पहले सूक्ष्म जीव का जिक्र किया गया था। इन्होंने क्या किया था? कॉर्क कोशिकाओं, मधुमक्खी के छत्ते से इनको दिखा था और इन छत्तों को उन्होंने नाम दिया था कोशिका। ठीक है ना? बात है सन 1665 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपनी किताब निकाली, नाम था माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक बड़े ही खोजी किस्म के इंसान थे। एक दिन उन्होंने अपने बनाए साधारण माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क, कॉर्क क्या है? पेट की छाल का एक हिस्सा के पतले टुकड़े को रख कर देखा। जानते हैं उन्होंने क्या देखा? उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखाई दिए। इन कमरों को उन्होंने नाम दिया कोशिका, सेल। विज्ञान के इतिहास में पहली बार जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कोशिका कहा गया। इस तरह से कोशिका का खोज आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। ठीक है। इसके बाद 1660 के दशक में एक डच वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवनहॉफ। उन्होंने भी शक्तिशाली लेंस बनाया और पहली बार जीवित जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को देखा। इसलिए उन्हें सूक्ष्म जैविकी का जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, नोट कर लीजिएगा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है एंटोनी वॉन लीवनहॉफ को। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शी का खोज किया और उससे क्या देखा इन्होंने? सबसे पहले जीवाणु, रक्त कोशिकाओं को स्पष्ट देखने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 3। इसका शीर्षक है कोशिका के मुख्य भाग और उनके कार्य। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दो अलग अलग कोशिकाएं बनाई हैं। उसमें कई सारे इसके कोशिकाओं, कई सारे इसके भाग हैं। ठीक है। आइए देखते हैं कोशिका के अंदर क्या क्या है। मुख्य रूप से किस कोशिका के तीन सबसे जरूरी भाग होते हैं। पहला होता है आपका कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रक, तीसरा होता है कोशिका द्रव। क्या होता है कोशिका झिल्ली? कोशिका झिल्ली को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह कोशिका की बाहरी बाउंड्री है। यह संरंध्र यानी जाली जैसी होती है, जो अच्छी चीजों को अंदर आने देती है और गंदे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर आने देती है। आप देख सकते हैं जंतु कोशिका की जो बाहरी परत है वो क्या है? आपका कोशिका झिल्ली है। देखिए, कोशिका झिल्ली है। पादप कोशिका में जो सबसे बाहरी परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंट भाग है वो है केंद्रक। यह कोशिका के बीच में होता है। इसे आप कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोल रूम कह सकते हैं।
क्योंकि यह कोशिका की सारी गतिविधियों और उसकी ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आप दोनों पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में आप देख सकते हैं केंद्रक को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यह केंद्रक, आप देख सकते हैं केंद्रक है ना, बीच में होता है। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, राजधानी बहुत बड़ी हो जाती है पादप कोशिका में, तो थोड़ा केंद्रक साइड में भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। झिल्ली और केंद्रक के बीच जो जेली जैसी लिक्विड भरा होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसी जरूरी तत्व होते हैं। अब एक स्पेशल अंक समझ लीजिए, जो पौधों, कवक और बैक्टीरिया होते हैं, उनमें इस झिल्ली के बाहर एक और मजबूत दीवार होती है जिन्हें कोशिका भित्ति कहते हैं। यह पौधों को आंधी तूफान में भी मजबूती और कड़कपन देती है, क्योंकि पौधे हमारी तरह चलकर छुप तो नहीं सकते। इसलिए बाहरी सुरक्षा के लिए पौधों में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। ये केवल और केवल किसमें होता है, पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब हम चलते हैं टॉपिक टू, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा इसी में हम लोग पढ़ेंगे एक और कोशिकांग के बारे में, इसका नाम है लवक, प्लास्टिड। ये क्या है, प्लास्टिड क्या है? देखिए, ये पौधे की कोशिकाओं में पाए जाने वाली, है ना, छराकार संरचना है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में पर्ण हरित होते हैं, जो पौधों को हरा रंग देते हैं और प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, है ना। अहरित लवक भोजन के भंडारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए, प्लास्टिक जो होते हैं उस उसको हम कई भागों में बांटे हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि इसमें क्लोरोफिल होता है ना, और क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हरित लवक। ठीक है ना, उसमें होता है परहरित, क्लोरोफिल होता है। अब ये क्या करता है, तो ये जो है पौधों को हरा रंग देता है। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीन प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। और एक यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं अहरित लवक, ये क्या करता है, तो भोजन के भंडारण में सहायता करता है। आप देख सकते हैं फिगर में, हमने यहाँ पे आपके लिए ये याद रखिए, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लवक होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट से, यानी कि आपके पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हरित लवक। नेक्स्ट है राजधानी। पादप कोशिकाओं में एक बड़ा खाली स्थान होता है जो पानी, महत्वपूर्ण पदार्थों का क्या करता है, ये संग्रहण करता है। अपशिष्ट पदार्थों के निकास और कोशिका की दृढ़ता को बनाए रखने में भी क्या करता है, मदद करता है। जंतु कोशिकाओं में ये में या तो यह अनुपस्थित होता है या बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, पादप कोशिका में बहुत बड़े बड़े होते हैं, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है ये। ठीक है ना, जंतु कोशिका में या तो नहीं होंगे या तो बहुत छोटे छोटे होंगे। कार्य क्या है, फिर से समझ लीजिए। इसका यह कार्य है कि ये एक पानी, महत्वपूर्ण पदार्थों का संग्रहण और अपशिष्ट पदार्थों का निकास और कोशिका को क्या करता है, मजबूत दृढ़ता को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सजीवों का संगठन स्तर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सजीवों का संगठन स्तर क्या है। पहले कोशिका है, कोशिका से किसका निर्माण हुआ, ऊतक का। ऊतक से किसका निर्माण हुआ, अंग का। अंग से अंग तंत्र का, और अंग तंत्र से किसका निर्माण हुआ, जीव। ठीक है, तो फिर से इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है कोशिका। जब एक जैसी कोशिका आपस में मिलते हैं तो बनता है ऊतक यानी टिश्यू। अलग अलग ऊतक मिलकर बनाते हैं एक अंग, जैसे कि हमारा पेट या आमाशय। कई अंग मिलकर बनते हैं अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र। और सारे अंग तंत्र मिलकर बना देते हैं एक पूरा जीव, जैसे कि आप और मैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, कोशिकाओं के आकार और संख्या में विविधता। देखिए, कोशिका जो होती है, जीव जो होते हैं, या तो एक कोशिकीय होते हैं या वो बहुकोशिकीय होती है। जो जीव एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, यीस्ट, ये सारे एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि उनके पूरे शरीर का निर्माण केवल एक ही कोशिका से होता है। फिर आते हैं बहुकोशिकीय जीव, जो कि ऐसे जीव होते हैं जो कि एक से अधिक यानी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गए, पौधे हुए, जंतु हुए। ये सारे क्या कहलाएंगे, बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। इनका जीवन भी एकल कोशिका अंडे से शुरू होता है, जो बार बार विभाजित होती है। आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी कोशिका है वो किसकी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, हमने शुतुरमुर्ग का अंडा बनाया है। जो सबसे बड़ी कोशिका आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है।
पीला भाग सबसे बड़ी ज्ञात एकल जीवित कोशिका है, जिसका व्यास लगभग 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक होता है। कार्य के अनुसार अगर बात करें तो कोशिका का आकार उनके कार्य पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मानव की तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सबसे लंबी और शाखित है। आपसे पूछा जाए बताइए मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका, तो आप क्या बताइएगा? न्यूरॉन। बहुत लंबी कोशिका और शाखित होती है ताकि संदेशों को तेजी से पूरे शरीर में क्या कर सके, पहुंचा सके। पेशी कोशिकाएं पतली, लचीली और तरबूजी यानी कि स्पिंडल आकार की होती है, जिससे वो सिकुड़ कर और फैल सके और गति क्या हो सके, संभव हो सके। आप देख सकते हैं सभी कोशिकाओं का यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म जीवों का परिचय और वर्गीकरण। अच्छे से समझते हैं इस बात को। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, जीवाणु के, कवक के, प्रोटोजोआ के, शैवाल के और वायरस के। ठीक है ना। अब हम आते हैं इस चैप्टर के दूसरे बहुत बड़े हिस्से, जिसका हिस्से पर सूक्ष्म जीव। और ये सारे क्या है? सूक्ष्म जीव है। ये वो जीव हैं जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। इन्हें चार मुख्य भागों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणुओं की एक खास बात याद रखिएगा, इनके अंदर हमारे जैसे साफ सुथरा केंद्रक नहीं होता है, बल्कि एक बिखरा हुआ धागे जैसा अ, बिखरा हुआ धागे जैसा हिस्सा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड यानी कि केंद्रकाव। जब अब जरा आप स्क्रीन पर देखिए, विषाणु यानी वायरस बड़ा अजीब प्राणी है ये। वायरस क्या है? बड़ा अजीब प्राणी है। जब हवा या जमीन पर बड़ा होता है तो मरा हुआ निर्जीव होता है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर या किसी पौधे के अंदर घुसता है, ये जिंदा हो जाता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। बाकी आप आपसे सजीवों का वर्गीकरण पूछिए तो आप जीवाणु, कवक, इष्ट उपयोगा करिएगा, बताइएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी अ, लाभकारी और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सूक्ष्म जीव तो सिर्फ बीमारी फैलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से सूक्ष्म जीव हमारे पक्के दोस्त हैं। चलिए हम रसोई घर चलते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। दही का जन्म। दूध से दही बनने का काम लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया करता है। जब यह गुनगुने दूध में थोड़ा सा हम लोग उसमें जामन डालते हैं या जोरन डालते हैं, तो यह बैक्टीरिया लैक्टोज दूध की लैक्टोज चीनी को खाकर लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर खट्टा और टेस्टी दही बन जाता है। फ्रिज में यह काम नहीं करता क्योंकि यह थोड़ी गर्मी पसंद करता है। सेकंड, ब्रेड और केक का फूलना। बेकरी में हम ईस्ट यानी खमीर नामक कवक का उपयोग करते हैं। यह आटे में मौजूद चीनी को खाकर सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसी गैस के बुलबुले से आटा स्पंजी और फूला हुआ हो जाता है। किसानों के लिए भी मददगार है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? किसानों की मदद करते हैं। मटर, सेम जैसे फलीदार पौधों की जड़ें में राइजोबियम जीवाणु रहता है। अब ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? तो राइजोबियम जीवाणु जो है यह हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधों को देता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और किसानों को महंगी खाद नहीं खरीदनी पड़ती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें है पर्यावरण की सफाई। ठीक है, और ये भी समझ लेते हैं। सत्रवा टॉपिक, सजीव के हमारे जीवन में लाभकारी प्रभाव। और नीचे क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण स्वच्छता और अपघटन। देखिए, इसके अलावा जब हम बगीचे में सूखे पत्ती, फल, सब्जी के छिलके गिरते हैं, तो मिट्टी के बैक्टीरिया कवक उन्हें सड़ाकर विघटित कर कर बढ़िया प्राकृतिक खाद बना देते हैं। अगर ये ना हो तो हमारी पूरी पृथ्वी कचरे का ढेर में बदल जाएगी। कुछ बैक्टीरिया तो बिना ऑक्सीजन के कचरे और गोबर को सड़ाकर बायोगैस यानी मीथेन और CO2 बना देती है, जिससे खाना पकाया जा सकता है। यह भारतीय मूल के महान वैज्ञानिक आनंद मोहन चक्रवर्ती को याद दिलाना बहुत जरूरी है। उन्होंने 1971 में एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया जो समुद्र में फैले कच्चे तेल के रिसाव को खाकर पानी साफ कर सकता था। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्पाइरुलाइना नाम का एक सूक्ष्म जीव। ठीक है ना। स्पाइरुलाइना नामक एक सूक्ष्म जीव, ये क्या है? तो ऐसा सवाल है जो सुपर फूड कहा जाता है इसको। ठीक है। स्पाइरुलाइना नाम का एक सूक्ष्म जीव, स्पाइरुलाइना
नामक एक सूक्ष्म जीव, शैवाल, सूक्ष्म शैवाल को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि इसके कुल वजन का 60% ज्यादा हिस्सा सिर्फ प्रोटीन है और इसमें B12 की प्रचुर मात्रा मिलता है। आजकल लोग इसे कैप्सूल और पाउडर के रूप में क्या कर रहे हैं, सेहत के लिए खाते हैं। लास्ट में हम हमारा आखिरी जो टॉपिक है लास्ट में वो भी पढ़ लेते हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान और परंपरा। देखिए, हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ विशेषकर अर्थवेद यानी कि अन्य वेदों में कृमि शब्द का उल्लेख है और कृमि शब्द का प्रयोग दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के सूक्ष्मजीवों के लिए किया जाता था। इन ग्रंथों में उन सूक्ष्मजीवों के लाभकारी और हानिकारी दोनों प्रकार के प्रभावों का विस्तृत वर्णन किया गया है। और यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर को समाप्त करते हैं। हमने सारे पॉइंट अच्छे से आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका नोट्स बना सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।